दोस्तों 2011 में विशाल भारद्वाज ने एक मूवी बनाई सात खून माफ नाम की। इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे सुजैना प्यार की तलाश में एक के बाद एक 7 शादियां करती है और उन 7 पतियों का खून कर देती है। कभी वो अपने पति को एक जंगल में ले जाके जंगली जानवरों के आगे ढकेल देती है, तो कभी वो अपने पति को जहर दे देती है और कभी तो पूरे घर में ही आग लगा देती है। हर बार एक ऐसा तरीका ढूंढती है जिससे उसका पति भी मर जाए और उस महिला पर कोई शक भी ना हो। अगर हम रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि मानो आज भारत में बहुत सी पत्नियां 7 खून माफ की सुजैना से प्रेरणा ले रही हैं। कुछ टाइम पहले मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और उसके आशिक साहिल शुक्ला द्वारा किया गया सौरभ राजपूत हत्याकांड और उससे मीम कल्चर में मशहूर हुए ब्लू ड्रम का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से एक नई खबर सामने आ गई, जहां 22 साल की प्रगति यादव की शादी को तो अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने पति दिलीप यादव की मौत की सुपारी ही दे डाली। कुछ ऐसी ही कहानी है इन सब की। भारतीय संस्कृति में एक तस्वीर चली आ रही है पतिव्रता नारी की, घर की लक्ष्मी, सैक्रिफाइस करने वाली माँ बहन की, लेकिन अब ये तस्वीर टूट रही है। आज जब न्यूज़पेपर खोलते हैं या न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो सामने आती है ऐसी हेडलाइंस जो रूह कांप देती है। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्या ये हमारे समाज के पतन और उसकी गिरती मॉरल वैल्यू की ओर इशारा कर रहा है या फिर यहाँ बात कुछ और है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब अचानक से हो रहा है तो एक बार 2024 की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। रिपोर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ वुमेन का वायलेंट बिहेवियर बढ़ रहा है, स्पेशली अपने स्पाउसेस के अगेंस्ट। यानी जो महिलाएं पहले अपने हकदार राइट्स के लिए चुप रहती थीं, वो अब एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से कतरा नहीं रही हैं। समाज भी तो बदल रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज के बढ़ते कल्चर ने कपल्स को उनके इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम से दूर कर दिया है। पहले जहां सास ससुर चाचा ताऊ मीडिएटर बन जाते थे, आज हर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 लोगों के बीच चिपक जाता है और जब रेजोल्यूशन नहीं मिलता या तो होता है सेपरेशन या फिर एक्सप्लोजन। और फिर आता है सबसे एक्सप्लोजिव एलिमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स ने शादी का सीक्रेट बॉन्ड को फ्रेजाइल बना दिया है। जब से 2018 में अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हुआ है, इंडिया में चीटिंग का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। गुजरात की अभिमान हेल्पलाइन के डेटा के मुताबिक इनफिडेलिटी के इश्यूज पर कॉल्स 2.5 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 5 सालों में। एक सर्वे के अनुसार इंडिया के 55% मैरिड इंडिविजुअल्स अपने स्पाउसेस के साथ चीट कर चुके हैं और जब ये अफेयर्स पकड़े जाते हैं तो गिल्ट, फियर और शेम का कॉम्बिनेशन कई महिलाओं को मर्डर जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर मजबूर कर देता है। जयपुर का केस सबसे चिलिंग एग्जांपल है। 42 साल की गोपाली देवी ने अपने 28 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति दन्ना लाल की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या नहीं, उसकी लाश का सबूत मिटाने के लिए जा भी दिया। 25 साल से चली आ रही झगड़े भरी शादी और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते वक्त दीनदयाल से हुआ अफेयर, ये कॉम्बिनेशन किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। लेकिन ये रियल लाइफ का केस है। गोपाली देवी अकेले नहीं हैं। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, औरैया की प्रगति यादव और हर हफ्ते नई कहानी, नई वजह, लेकिन कहानी का एंड वही मर्डर। दीपिका नारायण भारद्वाज, एक वेल नोन मेंस राइट एक्टिविस्ट, बताती हैं कि उनके एनजीओ ने 2023 से लेकर अब तक 306 ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां हस्बैंड की हत्या उसकी ही पत्नी ने की है और इनमें से मेजॉरिटी केसेस के पीछे अफेयर या प्रॉपर्टी का एंगल था। लेकिन जब लोग ये सोचते हैं कि ये पत्नियों ने किसी हैंडसम या सक्सेसफुल आदमी के लिए अपने पति को छोड़ दिया होगा, तो असली कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकलती है। मुस्कान रस्तोगी के वायरल केस में लोग सोशल मीडिया पर यह पूछ रहे थे कि उसने अपने हैंडसम वेल सेटल्ड पति सौरभ को छोड़ के ड्रग एडिक्ट साहिल को क्यों चुना। इसका जवाब सिंपल नहीं है।
क्रिमिनोलॉजिस्ट नताशा भारद्वाज कहते हैं कि कई महिलाएं अपनी शादी में इमोशनली इंट्रैप महसूस करती हैं। उनकी शादी या तो टॉक्सिक होती है या उनको फिजिकल इमोशनल नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बोर्डम, डिप्रेशन और कभी सिर्फ इमोशनल कनेक्शन की तलाश, ये सब मिलकर उनको अफेयर की तरफ धकेल देते हैं। एक शॉकिंग सर्वे बताता है कि 77% इंडियन वुमेन सिर्फ बोर्डम के कारण अपने हस्बैंड के साथ चीट करती हैं। और जब अफेयर पकड़ा जाता है तो गिल्ट और एक्सपोजर के डर से कुछ महिलाएं अपने अफेयर को बचाने के लिए मर्डर जैसे स्टेप्स तक पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रीसेंट केसेस में तो महिलाएं सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, अपने बच्चों का भी मर्डर कर चुकी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके अफेयर का राज सेफ रहे। आज की रियलिटी ये है कि वायलेंस, चीटिंग, रिवेंज, ये सब सिर्फ पुरुषों की टेरिटरी नहीं रही। जेंडर न्यूट्रलिटी आ गई है, लेकिन सिर्फ क्राइम के फील्ड में। लीगल सिस्टम अब भी बायस्ड है। जब क्राइम दोनों जेंडर्स कर रहे हैं तो राइट्स और प्रोटेक्शन भी जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? इसलिए आजकल मेंस राइट्स के मुद्दे पर भी डिस्कशन गर्म हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप जेंडर इक्वालिटी के सपोर्टर हैं तो ये इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए, सिर्फ स्लोगन्स में नहीं, सिस्टम में भी। दोस्तों, आज जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो आमतौर पर ध्यान महिलाओं के राइट्स पर जाता है, जो कि बिल्कुल जरूरी है। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा कि हमारा लीगल सिस्टम क्या सच में न्यूट्रल है? क्या वो हर विक्टिम को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो? हकीकत ये है कि भारत का लीगल सिस्टम काफी हद तक महिलाओं के पक्ष में झुकाव रखता है, और इस बात को डेटा, लॉज और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंसेस सभी सपोर्ट करते हैं। आज अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल करना चाहे तो उसके पास कानूनी फ्रेमवर्क का एक सॉलिड आर्मरी है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, IPC सेक्शन 498 और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कानून बनाए गए थे उन महिलाओं के सुरक्षा के लिए जिन्होंने वर्षों तक फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज झेला। इनका बना होना एक सोशल विक्ट्री था, लेकिन इनका जेंडर स्पेसिफिक होना एक दूसरी समस्या का बीज भी बन गया। क्योंकि अगर आप एक मैरिड मैन हैं जो अपने पति के हाथों अब्यूज झेल रहे हैं, तो आपके लिए सिस्टम में कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है। ना तो आप IPC के अंडर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं, ना ही आपको किसी एक्ट के तहत डायरेक्ट रेमेडी मिलती है। जबकि ऐसे लॉज UK, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया, भूटान जैसे प्रोग्रेसिव नेशंस में जेंडर न्यूट्रल है। वहां पर लॉ विक्टिम देखकर काम करता है, उसका जेंडर नहीं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये डेटा किसी पॉलिसी या लीगल रिफॉर्म का बेसिस नहीं बना। ना पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर सीरियस चर्चा हुई, ना ही किसी मेजर पॉलिसी थिंक टैंक ने इस एंगल को एक्सप्लोर किया। जहां एक तरफ महिलाओं के लिए हर शहर में शेल्टर्स, हेल्पलाइंस और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वहीं पुरुषों के लिए ना कोई हेल्पलाइन है, ना डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम। ऐसे में एक अब्यूज्ड हस्बैंड के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो चुप रहना या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सिस्टम से भिड़ जाना। और अगर एक मर्द हिम्मत करके सिस्टम के पास जाए भी तो उसका पहला इनकाउंटर होता है सोशल स्टिग्मा से। बीवी से पिट गया या मर्द को दर्द नहीं होता जैसे डायलॉग्स उसकी सफरिंग को जोक बना देते हैं। ऐसे में ना वो अपने परिवार से सिंपैथी एक्सपेक्ट कर सकता है, ना पुलिस या कोर्ट से संवेदनशील रिस्पॉन्स। इस आइसोलेशन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना गहरा हो सकता है कि कई मर्द इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन इमोशंस का कोई लीगल नाम नहीं होता। और ये सिर्फ अब्यूज तक सीमित नहीं है। जब एक पति एब्यूजिव मैरिज से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए डिवोर्स लेना भी एक कठिन यात्रा बन जाती है। डिवोर्स लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में बायसनेस दिखती है, स्पेशली जब बात चाइल्ड कस्टडी की हो। ज्यादातर केसेस में कोर्ट्स ऑटोमेटिकली मदर को प्राइमरी केयर गिवर मान लेते हैं, भले ही उसके अगेंस्ट अब्यूज के एलिगेशंस हो। इसी के साथ हस्बैंड को एलिमिनी भी देनी पड़ती है, चाहे केस म्यूचुअल ही क्यों ना हो।
इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 498 और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जैसे लॉज जो कभी रियल प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, आज मिसयूज के लिए बन चुके हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 498 के तहत फाइल होने वाले लगभग 10% केसेस फॉल्स या एग्जैजरेटेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये लॉ कई बार लीगल टेररिज्म बन गया है, जहां पर्सनल ग्रजेस सेटल करने के लिए हस्बैंड और उसके परिवार को गलत केसेस में फंसा दिया जाता है। और अब एक नई डरावनी सिचुएशन उभर कर सामने आई है, हस्बैंड मर्डर बाय वाइफ्स, जहां कुछ रीसेंट हाई प्रोफाइल केसेस जैसे सौरभ राजपूत, धन्ना लाल या दिलीप यादव जैसे मर्दों की हत्या उनकी ही पत्नियों के हाथे हुई, वहां से एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है। आज कई मैरिड मैन ओपनली ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पत्नी से जान का खतरा महसूस होता है। अब आप सोचिए, जब एक शादी का रिश्ता जहां से प्यार, विश्वास और सेफ्टी मिलनी चाहिए, वहां से किसी आदमी को मौत का डर महसूस हो, तो क्या ये सिर्फ पर्सनल इशू है? ये एक सिस्टमैटिक फेलियर का संकेत है। इसी बदलते सोशल रियलिटी के चलते मेंस राइट एक्टिविस्ट और सपोर्ट ग्रुप्स अब खुल्लम खुल्ला डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। उनका कहना है कि जैसे महिलाएं डिजर्व करती है डिग्निटी, सेफ्टी और लीगल रिकोर्स, वैसे ही पुरुष भी करते हैं। हर विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और हर एक्यूजर के एलिगेशन का फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए बिना जेंडर बायस के। इनका ये भी कहना है कि अगर भारत को ट्रूली मॉडर्न और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो हमें विक्टिम के जेंडर पर नहीं, उसके दर्द पर ध्यान देना होगा। हर मर्द को भी एक कानूनी राइट मिलना चाहिए कि अगर वो एक टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ है तो वो टाइमली लीगल सपोर्ट ले सके, ताकि उसकी जिंदगी भी किसी आखिरी हादसे तक ना पहुंच जाए। मगर अब सवाल ये है, क्या ये समस्या उतनी गहरी है जितनी दिख रही है? क्या ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड केसेस हैं जिनको मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है? क्या सच में आज के शादीशुदा मर्द एक क्राइसिस से गुजर रहा है जिसको सोसाइटी और सिस्टम दोनों नहीं देख रहे हैं? अगर आप रीसेंट हेडलाइंस देखें तो आपको लगेगा कि देश भर की शादीशुदा महिलाएं किसी क्राइम थ्रिलर की लीड विलेन बन गई हैं। एक के बाद एक केस जहां किसी पत्नी ने अपने हस्बैंड की हत्या की, मीडिया ने उन्हें इस तरह हाईलाइट किया जैसे एक नेशनल एपिडेमिक चल रहा हो। हर दूसरा थंबनेल किसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह बना होता है, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और नरेशन और भी सेंसेशनल। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी यानी डेटा की तरफ देखें तो कहानी कुछ और ही निकलती है। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के मुताबिक हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से 29 डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए, लेकिन उसी वक्त हर 1000 शादीशुदा महिलाओं में से 32 वुमेन भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी। यानी केसेस का अंतर ना के बराबर है, लेकिन मीडिया कवरेज का अंतर जमीन आसमान का है। इसी डेटा में एक और आई ओपनिंग कंपैरिजन है। 2022 में 220 पुरुषों की हत्या उनकी पत्नियों ने की, लेकिन उसी साल 270 महिलाएं अपने ही पतियों के हाथों मार दी गई। तो जब फिगर्स इतने क्लोज हैं तो क्यों एक जेंडर के क्राइम को क्राइम के रूप में दिखाया जाता है और दूसरे जेंडर के क्राइम को नेशनल डिबेट का टॉपिक बना दिया जाता है? ये वही समय है जब हमें समझना होगा कि डेटा और ड्रामा में फर्क होता है। जहां एक तरफ महिलाओं के वायलेंट बिहेवियर के कुछ आइसोलेटेड केसेस को फुल ब्लोन नैरेटिव में बदल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहां महिलाएं स्टिल विक्टिम्स हैं, उन पे साइलेंस छाया रहता है। ये इम्बैलेंस सिर्फ मीडिया नैरेटिव का नहीं बल्कि सामाजिक परसेप्शन का भी है। और जब मीडिया किसी क्राइम को ओवरप्ले करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ टीआरपी तक सीमित नहीं रहता। आपने देखा होगा कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस पर म्यूजिक वीडियोस बनाए गए, इंस्टाग्राम रील्स बनाई गई, यूट्यूब पर सटायर कंटेंट वायरल हुआ। ये केसेस मीम कल्चर का हिस्सा बन गए, जैसे कोई फिक्शनल ड्रामा हो। लेकिन इन मीम्स के पीछे असली जानलेवा कहानियां छुपी होती है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया ने उन्हें ड्रामेटिक बना के बेच दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ वायरल होने वाले कुछ सेंसेशनल केसेस देखकर हम पूरे इकोसिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं? क्या ये राइजिंग सोशल ट्रेंड है या सिर्फ मीडिया का मैग्नीफाइड वर्जन? जब तक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल डेटा और पॉलिसी लेवल स्टडीज नहीं होते, तब तक सिर्फ न्यूज क्लिप्स देखकर किसी ट्रेंड को राइजिंग फिनोमेनन कह देना
समझना एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। जरूरत है कि सोशल साइंटिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स और लॉ मेकर्स इस पूरे डिबेट को बैलेंस्ड, फैक्ट बेस्ड और जेंडर न्यूट्रल लेंस से देखें। जहां एक तरफ औरत की सिक्योरिटी और सेफ्टी पैरामाउंट है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के राइट्स और उनके लिए भी फेयर लीगल रिकोर्स होना चाहिए। आज का समय जेंडर पॉलिटिक्स के नाम पर बायस्ड इमोशंस का नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का होना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद।